सब्ज दरीचे के पार शाम ओत फैल रही थी। खिड़की के कोनों से लटकती बेलों की हर हर शाख फूल कलियों और खुशबुओं से लदी थी। इस खूबसूरत शाम महरो का मूड बड़ा ही खुशगवार था। वो बड़े दिनों बाद इस कदर फ्रेश नजर आ रही थी। इसने डार्क ब्लू शिफॉन का एम्ब्रॉयडर्ड सूट निकाला था, फिर कुछ सोचकर डार्क ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी निकाल ली, जिसके ब्लाउज पे हल्का सा नफीस सिल्वर काम था। स्लीव्स भी इतने काबिले इतराज़ नहीं थे। महरो ने कुछ सोचकर साड़ी को जेब तन कर लिया था, फिर हल्का सा मेकअप किया तो यूँ लगा जैसे वो कोई और ही महरो का रूप धार गई थी। ऑन से शादी के सिर्फ एक माह में ही वो खासी डल, अफसोलदा और बोझल दिखाई देती थी, जिसे पहनने ओढ़ने का सलीका भी भूल गया था। हत्ता कि हंसना भी भूल गया था। वो अपने सरापे को आईने में देखकर खुद भी मशहूर रह गई थी। एक माह पहले वो किस कदर हंगामा परवर, खुश मिजाज, चुलबुली हुआ करती थी। सिर्फ एक महीने में इसमें ऐसी तब्दीली आई थी, अगर शाज़मा देख लेती तो चीख पड़ती। और आज इसने कैलेंडर पर नज़र डाली तो अंदाज़ा हुआ था महरो को इस घर में रहते हुए ऑन का गुस्सा, तंज और अताप सहते हुए पूरा एक महीना हो चुका था। और ये एक महीना बस महीना ही था। 30 दिन, 30 साल तो नहीं हुए थे, लेकिन महरो को यूँ लग रहा था जैसे वो सदियों से इसी घर में रहती आ रही है। महरो का यहाँ इस घर के एक हद तक आउटमोटेड माहौल में दिल लग गया था, जहाँ लोग एक ही छत तले बड़ी मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझते थे, एहसास करते थे, ख्याल रखते थे। कभी कभी हल्की सी चपकलश भी हो जाती, रंजिश की लकीर भी खिंच जाती थी, फिर भी ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और ताया रहमान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि इन दोनों भाइयों के बच्चे, ताया रहमान के अपने बेटे, हमेशा इसी छत तले इकट्ठे रहें और इनका कारोबार भी कभी अलग अलग ना हो। और ये ख्वाहिश को बेजा हरगिज़ नहीं थी। और यूँ वो लोग अभी तक इस सायादार किस्म के रहमान मंजिल में बखुशी रह रहे थे। महरो को इस घर में एक दिन भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि अब्बू से लेकर कायनात तक सब महरो को बहुत अहमियत देते थे, बहुत प्यार और इज़्ज़त देते थे। और जिससे प्यार और इज़्ज़त की महरो को तवक्को थी, बस वहीं से नो लिफ्ट का साइन बोर्ड मुँह चढ़ाता था। और जब इसे पूरा एक महीना डैडी से मिले हुए हो गया था और डैडी और शाज़मा के केक फ़ोन आ चुके, तो अब्बू ने ऑन को फिर से आड़े हाथों लिया था। तुम्हें इश्क फरमाने का शौक़ था, निभाने का नहीं। अभी के अभी थका हारा डायरेक्टर से मुँह मारी के बाद घर पहुँचा ही था, जब अब्बू ने इसे अपने कमरे में जाने ही नहीं दिया, बल्कि रास्ते में ही कायनात इसे बड़े हॉल की तरफ ले गई थी, ये कहते हुए कि अब्बू याद फरमा रहे हैं। ऑन कुछ हैरान हुआ था, कहीं इन्हें मेरी प्लानिंग की भनक तो नहीं पड़ गई। इसके दिल में ख्याल जागा था, क्योंकि अब्बू आम तौर पर इसे बहुत कम ही याद फरमाते थे, और इनका याद फरमाना एक लंबे झगड़े की शुरुआत का शाखसाना हुआ करता था। फिर बाप बेटा लड़ते लड़ते तानों पर उतार आते थे। वो कुछ सोचता हुआ अंदर आ गया था। अब्बू शाम का अखबार देख रहे थे। ऑन को आता देखकर कुछ चौंक गए थे, फिर अखबार एक तरफ रख के ऑन की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। दूसरे महीनों में फॉर्म में आ चुके थे। ऑन टाई की नॉट ढीली करता वहीं दीवान पे बैठ गया था। करीब ही आशिर भी मौजूद था। इन दोनों को आमने सामने बैठा देखकर हिसाब किताब का खाता उठाता बाहर निकल गया था। जानता था कि हाल का माहौल अब गर्म हुआ चाहता है। ऑन के नशिस्त संभालते ही अब्बू ने गला खनकार के गोलाबारी का आगाज़ किया। कराए हो चाकरी, अपना काम तो काटता था, अब दूसरों के रोब में रहकर काम करने का मज़ा आएगा। उनका लहजा गहरा तंजिया था। ऑन ने भी गहरा सांस खारिज किया, फिर बड़े सर्द लहजे में बोला, कम अज़ कम वहाँ कोई मेरे ताज़ा बताज़ा माजी को नहीं जानता। प्लाजा में तो 2-2 टके के सेल बॉय तक मुझे देख देख कर हंसी उड़ाते थे। आखिर आपने मेरी कम बेइज्जती तो नहीं की थी। ऑन को बहुत कुछ याद आता रहा, जो भूलता तो पहले भी नहीं था। इस वक्त ज़ख्म फिर ताज़ा हो गए थे। वो भूलना चाहता भी तो भूल नहीं सकता था, और ना ही अब्बू फरीहा इसे कुछ भूलने देते। इसीलिए तो इंसान को फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए, ताकि अपना ही माजी सवाल ना बन जाए। अब्बू ने फिर से धीमे लहजे में चाबुक मारने की कोशिश की थी। ये तो मैं तुम्हारा बाप था, जो सारी सूरत हाल को समझ कर तुम्हें बड़ी ज़िल्लत से बचा गया था, वरना तो सेठ सरफराज तुम्हें जेल भिजवाने का पक्का इरादा रखते थे, अगवा और दहशतगर्दी के केस में, जिसकी ज़मानत भी ना होती और तुम अभी तक जेल में सड़ते रहते। फिर अगवा। और उनका दिमाग तब उठा था, आसाब झंझना गए थे। इसे बेतरह से गुस्सा आया, और शायद वो भड़क ही उठता अगर बीच में अचानक फरीहा मुदाखलत ना कर लेती। फरीहा की आते ही ऑन ने अपना गुस्सा पी लिया था, बमुश्किल जब्त करके चुप रहा था, क्योंकि अब फरीहा बोल रही थी और बड़ी जहानत से अब्बू को लाजवाब कर रही थी।
ऑन भी चौंक गया। फरीहा की बातें रद्द करने वाली नहीं थी, अगर अब्बू के दिमाग से माहरो उतर जाती तो। हैरत की बात है ताया जी, सेठ सरफराज ने आपको धमकी दी, वो ऑन को अगवा के केस में जेल भिजवाएंगे, और आपने बड़ी फहम व फरासत का मुजाहरा करते हुए इनके सामने अपना बेटा पेश कर दिया ताकि जो मर्जी सज़ा सुनाए, और उन्होंने बजाय ऑन को जेल भिजवाने के अपनी बेटी से निकाह की सज़ा तजवीज़ कर दी, जिसे आपने फ़ौरन तस्लीम कर लिया। आपने इस तमाम सेटअप की वजूहात पर गौर नहीं किया था। फरीहा का धीमा ठोस सुलगता और लहजा ऐसा था जिसने ऑन को तो ढहारस पहुंचाई ही थी, ताहम ताया को भी खासा लम्हा फ़िक्र अनायत कर दिया था। लेकिन ये इन पे लम्हाती कैफियत थी, वह जल्दी इस कैफियत से आज़ाद हो गए थे। बेटी, इस वक्त के हालात कुछ और थे। एक शर्मसार बाप भला क्या करता। मैं तो इसी बात पे शुक्र अदा कर रहा था कि सेठ सरफराज ने बात नहीं बढ़ाई, अपनी और हमारी इज्जत रख ली। ताया जी बड़े पुरअज़ियत लहजे में बात कर रहे थे, जैसे इस वक्त की तकलीफ़ अभी तक चुभन दे रही थी। ऑन का चेहरा लाल भभौका हो गया। तो फिर सेठ सरफराज ने एक अगवाकार को अपनी बेटी का रिश्ता क्यों दिया? फरीहा के अगले सवाल ने ताया को भौचक्का कर दिया था। चंद लम्हे वो कुछ बोल नहीं पाए थे। उन्होंने खुद निकाह की तजवीज़ रखी थी, आखिर क्यों? फरीहा जैसे जहर खंद हुई थी। तो क्या करते? इस जलील ने कुछ तो इनकी बेटी के साथ किया था जो वो इस कदर मजबूर हो चुके थे। कोई बाप किस वजह से इस कदर मजबूर होकर अपनी बेटी का रिश्ता अपनी ज़ुबान से देता है, ये मैं जानता हूँ, और तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए ऑन की बेजा हिमायत ना करो। उन्होंने एक तल्ख निगाह ऑन के सरापे पर डालकर फरीहा से कहा था। तब वो दिल में उठते इश्ताल के साथ तन फन करती चली गई थी, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर बुड़बुड़ाई थी, इस साहिरा ने आप सब पे जादू चला रखा है, बड़ी जादूगरनी बनी फिरती है। इसका जादू ना तोड़ दिया तो फरीहा नाम नहीं मेरा। इसके अंग अंग से शरारे फूट रहे थे, लेकिन वो अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए ज़हीन दिमाग से अगला लाइहा अमल की ब्रीफिंग ले रही थी। फरीहा को आगे क्या करना था, इस बात से सब बेखबर थे। बड़े हाल में अभी तक कौन की क्लास चल रही थी और अब्बू बड़े रियाजी दान बने सवाल कर रहे थे। अब तो मुझे बताओ, क्यों ऊँची टेढ़ी मेढ़ी सतह से एकदम सतह मस्तवी हमवार सतह पे कैसे आओगे? मैं ऑलरेडी हमवार सतह पे हूँ, मुझ में तोलो अर्ज तो होगा, अमक बिल्कुल नहीं। इसने भी हिसाब दाना जवाब दिया था। अब्बू लम्हा भर के लिए तेवरी पे बल डालकर सोचते रह गए थे, फिर गला खनकार कर धीमी आवाज़ में गुर्राए, ऑन, तुम समझ रहे हो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? वो जिच नहीं हुए थे, लेकिन ऑन ही संभल कर सीधा हुआ। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? इसे बाप के सामने लहजा नर्म और अल्फाज सख्त रखने पड़े थे। इस बच्ची के साथ तुम्हारा रवैया बहुत बुरा है। मैं आंखें भी रखता हूँ दिमाग में, वो इस घर में कैद होने नहीं आई। उन्होंने खासे सख्त अंदाज में इसे घुरका था। तो ना आती, मैं बाजो गाजों के साथ लाया हूँ इसको। वो एकदम तल्ख हो गया। अब्बू इसे खासा तासुफ से देखते रह गए थे। बार बार इस बात को जिता कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ ये ही कि वो ख़ुद यहाँ आना चाहती थी। 100 प्री प्लानिंग से आ गई, मज़ीद मुझसे तवक्को न रखे कोई। इसने कदरे धीमे लहजे में कहा, लेकिन अक्कड़ बरकरार थी हनूस। वो बीवी है तुम्हारी, तुम अपने हकूक़ पहचानो और माहरों को खुश रखने की कोशिश करो। इसे इसके बाप से मिलवा कर लाओ। इस बात का तुम्हें एहसास होना चाहिए। अब कि इनकी आवाज़ तेज़ हो गई थी, क्योंकि इसकी अक्कड़ इन्हें मुश्तिल कर रही थी। मैंने इसे खुश रखने का एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, और ना ही निकाह नामे में ऐसी कोई शर्त मंजूर की थी। बाकी रही इसको बाप से मिलवाने वाली बात, तो मैंने इसे रोका नहीं। जब चाहे जा सकती है। तल्ख लहजे में बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। अब्बू भी मुश्तिल से अखबार पटक कर उठे थे। बुद्धू, वो कैसे अकेली जाए? क्या कासिम और आसिम अपनी बीवियों को इनके मैके मिलवाने नहीं लेकर जाते? तुम दस्तूर से निराला कुछ करोगे? उनको गैस चढ़ गया था। आपके लिए इत्तला नर्स है, वो अकेली शतरे बेमहार गाड़ी भगाती, सड़कें रोनती, जगह जगह दंदनाती फिरा करती थी। इसे सना और मरियम से कंपैरिजन ना ही करें। वो कोई 1960 की मखलूक नहीं जिसे शौहर की उंगली पकड़ के घर से बाहर निकालना होता है। अगर बाप से मिलना हुआ तो खुद चली जाएगी, किसी से पूछना गवारा नहीं करेगी। ऑन ने भी इन्हें 4 सुनाकर खूब ठंडा करना चाहा था। वो तुम्हारी तरह खुदसर, बदतमीज़ या बदतहजीब नहीं, जो मुँह उठाकर किसी बुज़ुर्ग को घास तक ना डाले और चलती बने। इतने दिनों से मैं इसे देख रहा हूँ, सबसे घुल मिल गई है, हम सब की बहुत इज्जत करती है। इस घर में ऐसे रह रही है जैसे सालों से यहीं हो। इसी घर में आँख खोली। तुम इसकी खुदसरी, आवारा मिजाजी की झूठी कहानियाँ मत सुनाया करो अपनी माँ को। हम में से कोई भी यकीन नहीं करता,
खासी जारहाना अंदाज में बोलते हुए लम्हा भर के लिए रुके थे। और तुम अपनी गिरेबान में झांको, खुद में कोई अच्छाई पैदा करो और ख़ास तौर पे अपना रवैया माहरों के साथ बदलो। मैं इसके बाप के सामने दूसरी मरतबा शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उन्होंने जैसे ओन को वार्निंग देते हुए अंदाज में कहा था। ओन की तेवरी पे बल पड़ गए थे। रवैया बदलती है मेरी जूती, इसने तनक कर सोचा। अब्बू भी उठते उठते लम्हा भर के लिए कुछ सोच कर बैठ गए थे। सुनो ओन, जो हो चुका है वो पलट नहीं सकता, लेकिन भूला तो जा सकता है। बेहतर ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने में ही अक्लमंदी है। अब्बू के अल्फाज ओन को किसी चाबुक की तरह लगे थे। वह हाल के दरवाजे तक जाते जाते पलट आया था। जो ज़िल्लत मैंने प्लाज़ा में उठाई थी अब्बू, मैं उम्र भर इसे भुला नहीं सकता। इसकी आंखों में खून उतर आया था। और ये भी कि वह ज़िल्लत किसके तवस्सुत से आई थी। वो जहर खंद हुआ। अगर भुलाओगे नहीं तो क्या करोगे? अब्बू के तेवर भी जारहाना हो गए थे। ऐसे इन दोनों का झगड़ा स्टार्ट होता था, जो बढ़ता बढ़ता उनको इंतहाई बदतमीज़ी पे मजबूर कर देता था। फिर दोनों बाप बेटा कई दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे से बोलते नहीं थे। तौक़ीद का दूसरे झगड़े का आगाज़ ना हो जाता। मैं इस फसाद की जड़ को ख़त्म कर दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। बस इस दिन के इंतज़ार में हूँ जब वो ख़ुद सब कुछ उगल कर आपके सामने इकरार करेगी। ओन ने अपने ख़तरनाक इरादे ज़ाहिर कर दिए थे, जिन्हें सुनकर उनका सारा जलाल आँखों चेहरे पे सिमट आया था। वो खून रंग आँखों से भड़क उठे थे। क्या तुम आखिरी हद से गुजरना चाहते हो? क्या तुम महरों को तलाक देना चाहते हो? बेगैरत, तुम वो काम करना चाहते हो जो मेरे नस्ल ख़ानदान में नहीं हुआ। वो दहाड़ते हुए इस कदर हाँप चुके थे कि चीखों पुकार और गुर्राहटों की आवाज़ सुनकर आशिर और अम्मी को हवास बागता होकर आना पड़ा था। वो बमुश्किल अब्बू को कंट्रोल करते वापस दीवान पर बिठा रहे थे, वरना अब्बू किसी बफरे हुए शेर की तरह ओन पे हमलावर होना चाहते थे। इसका गिरेबान पकड़कर तमाचे लगाना चाहते थे। पूरा घर एकदम इकट्ठा हो गया था। कायनात और अम्मी रो रही थी। सना, मरियम हवास बागता थी। बाकी सब अलग परेशान नज़र आ रहे थे। बस एक किरदार बड़ा पुरसकून और खामोश था, जिसके चेहरे पे इत्मीनान भरा सकूत छाया हुआ था। आँखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पे अजीब सा तासुर था। इधर अब्बू अभी तक चिल्ला रहे थे, इससे पूछो ये क्या करना चाहता है? इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे नस्ब को दागदार करने की? मेरी पुश्तों में आज तक किसी ने तलाक का लफ्ज़ नहीं सुना। उनकी शरियान जैसे फटने लगी थी। ओन ने होंठ भींचते हुए बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किया था। इसकी लहू रंग आँखों में एक तेज़ चमक उभर आई थी। फिर इसने धीरे धीरे सारे गुस्से को पीना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वह नॉर्मल कैफियत में आ गया था। इसका गुस्सा ख़त्म हो गया था। अब वो बड़े सुकून में खड़ा था, इंतहाई मुतमईन हालत में, टाई को गले से उतारता हुआ, बालों में हाथ फेरता हुआ। वो बड़े खुशगवार, धीमे मगर एक ख़ास अंदाज में चौंका देने वाले अंदाज़े लबो लहजे में बोला, आपको किसने कहा मैं महरों को तलाक दूंगा? इसकी आवाज़ पे लम्हा भर के लिए पूरे हाल में सकूत छा गया था। इस कदर सकूत के सुई भी गिरती तो आवाज़ आ जाती। भांत भांत की बोलियों में एक सन्नाटा अचानक उभर कर सामने आ गया था। हर कोई आंखें फाड़े ओन को देखने लगा। तलाक के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तलाक के बाद तो मेरा इंतकाम भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके चेहरे पर बड़ी दिलावेज़ मुस्कुराहट फैल गई थी। इसने झुककर शूज़ उतारे, कोट कंधे पर डाला, जूते उठाए। हर एक की आंख में सवाल उतर आया, तजस्सुस उतर आया। हर कोई इसके अगले अल्फाज का इंतज़ार करने लगा। ओन ने भी इस अंदाज में पुरस्रारियत के वक्फे को मज़ीद तवील करते हुए बिलाखिर इस तजस्सुस का ख़ात्मा कर दिया था। यूँ कि हर कोई हक्का बक्का और शशदा रह गया। इत्तलान अर्ज़ है वालिद साहब, मैं आपकी नकली बहू को तलाक हरगिज़ नहीं दूँगा, किसी कीमत पर भी नहीं दूँगा। मैं बस आपकी नकली बहू पे असली सौकन लाऊँगा ताकि वो भी ज़िल्लत का मज़ा चख सके। सबके खौफनाक हद तक अजीब तासुरात को एंजॉय करता, मुस्कुराता, गुनगुनाता अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। इस हालत में कि कोट कंधे पे झूल रहा था, टाई गले में लटक रही थी, जूते हाथ में उठा रखे थे, नंगे पैर फर्श पे चलता बड़े दिल फरेब अंदाज में इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना रहा था। फिर जैसे ही इसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला था, खुशबू का मुअत्तल, दिल नशीं, हसीन, रूह में उतर जाने वाला झोंका नथनों से टकराता हुआ एक कलवे अजीब और अनछुआ सा एहसास बख्श गया। एक ऐसा एहसास जिससे कभी भी ओन की आशनाई नहीं हुई थी, इस वक्त भी नहीं जब बाकायदा तौर पर फरीहा से इसका रिश्ता तय हुआ था। उस वक्त भी नहीं
جب اس کی فریحہ سے شادی ہو رہی تھی، یہ ایک انچھوا احساس تھا۔ اس احساس کا کیا نام تھا؟ کیا احساسات کے نام بھی ہوتے تھے؟ اگر ہوتے تھے تو کیا؟ وہ اپنی کمرے کے دریچے سے پگھلتی شام موت کو دیکھتا لمحہ بھر کے لیے اپنے آپ میں بھی نہیں رہا تھا، اور آن عباس شام موت کے دل فریبی کو زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس کرتے ہوئے واقعی اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اس نے زندگی میں رنگوں کو اس طرح کسی پہ کھلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ قوس و قزح میں لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ اس نے بائیں پہلو میں ہلچل سی محسوس کی تھی، جیسے کوئی گڑبڑاہٹ تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ تھی۔ کیا شہری دل میں کوئی آ رہا تھا؟ اس کی دھڑکنوں میں تلاطم سا اترا، بے ترتیبی سے ابھری، ہلچل سی مچی۔ اس کی آنکھوں میں خمار بھر گیا تھا۔ وہ کسی خواب کی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑا ہوا بالکل مقابل دل نشیں انداز میں دیکھتا ہوا ماہرو کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا، ان کے قدموں میں گرنے لگا، اور وہ کسی بھیگتے لمحے میں بڑا بے بس ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہرو سرفراز کے خم و چم سے زیر ہوتا، اس نے کسی فرشتوں سے معصوم لمحے کے زیر اثر ماہرو کے شفق گال کو چھوا تو اس کی گرم انگلیوں کا لمس اس کے شفق گالوں کی ساری ملائمت میں اترنے لگا۔ ایک لمحاتی سی سحر انگیز کیفیت تھی جس نے دونوں کو بے بس کیا۔ اون نے جیسے قید محبت کی کھنکھناتی زنجیروں کا حصار کھینچا، اور وہ ایک حسین خواب کی طرح اس کے مضبوط بازوں میں زنجیر ہو گئی۔ اس نے اون کی دھڑکنوں کو سنا، بہت غور سے سنا۔ وہاں ایک پکار مچی تھی۔ اون نے ایک دل نشیں ملائمت سے اس کی شفق گالوں پہ زلفوں کے پردے کو ہٹا کر لب و انداز سے چھوا تو ماہرو سرفراز کو لگا وہ عمر بھر کے لیے سرفراز ہو گئی ہے۔ اون عباس اسے عطا کر دیا گیا تھا، ماہرو سرفراز کو بامراد کر دیا گیا تھا۔ اس نے خود سپردگی کی ہر کیفیت کو دل کی پاگل ہوتی دھڑکنوں سے سنا تھا، اور دونوں ہاتھوں کا ہلکا سا دباؤ اون کے سینے پہ ڈالا تھا، جیسے دھیرے سے پیچھے کو دھکیلا تھا۔ اس کے لب و انداز کی شدت اور تپش نے ماہرو کے گال بے انتہا سرخ اور پرحدت کر دیے تھے۔ اس نے بے ارادہ ہی اپنا نازک دودیا ہاتھ اون کے لبوں پہ رکھا تھا، اور جیسے سارا عالم انت ہو گیا تھا۔ ہر خواب جیسے آنکھوں سے اتر کر حقیقت بن گیا تھا۔ ہر گرد آلود آئینہ ٹوٹ گیا تھا، اور کوئی دھیرے سے کان میں گنگنا رہا تھا، شہد امرت اتار رہا تھا۔ نہ خیال ہوں نہ قیاس ہوں، میں بولتا احساس ہوں۔ اور پھر نازک سا یہ حسین فسوں لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ بولتا ہوا انت کا احساس دونوں کے دلوں کو متزلزل کرتا شام عود کے ساتھ ہی رواں دواں ہو گیا تھا، اور کوئی لمحوں میں اتنا قریب آ رہا تھا۔ اور اس سحر تراز کیفیت کو نہ سمجھتے ہوئے جیسے اس فسوں خیزی سے نظر چراتا پیچھے ہٹا اور سنبھل گیا۔ کچھ دیر پہلے کمزور لمحات کی عنایت سے نظر چراتا، بالوں میں انگلیاں پھیرتا، دھپ دھپ کرتا واش روم میں گھس گیا تھا، یوں کہ دروازہ زوردار دھماکے سے بند ہوا، جیسے ساری جھنجھلاہٹ دروازے پہ اتاری ہو۔ پھر گھنٹہ بھر بعد بمشکل ہی باہر نکلا۔ ماہرو کو 2 مرتبہ ساڑی سنبھال کر دستک دینا پڑی تھی۔ بالآخر اون کا اشنان مکمل ہوا تو وہ باہر آ گیا تھا۔ ماہرو تولیہ پکڑ کر کھڑی تھی، جسے تھام کر بال اور گردن رگڑتا وہ یوں ڈریسنگ کی طرف مڑ گیا تھا کہ ماہرو کی طرف اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتی اون کو دیکھتی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو بھی ہوا تھا وقتی طور پر ہی صحیح اون کو ماہرو کے بہت قریب لے آیا تھا، اور ماہرو ان لمحات کی سرشاری کو عمر بھر نہ بھلا پاتی۔ وہ لمحات جو غیر دانستہ ان کی زندگی میں دبے قدموں آئے تھے اور چپکے سے نکل گئے تھے، اور ابھی تو سرشاری کی کیفیت ہی الگ تھی۔ وہ اون کی پشت کو بے خودی کے عالم میں دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ اس ارتقا سے الجھ کر وہ کنگھا ڈریسنگ پہ پھینکتا اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لیکن ماہرو کو غور سے اپنی طرف دیکھتا پا کر ذرا جھنجلایا، اور اب اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں بھی کیسا کمزور نکلا، حد ہوئی آج تو۔ اسے خود پہ شدید ہی غصہ آیا تھا، اور ماہرو اس کے کثیرے خیالات سے مبرہ بڑی مخمور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو زبان بھی بہت لمبی ہے، موقع پا کر جتائے گی اور طنز بھی کرے گی۔ اون بے طرح سے چڑھا تھا، بندے کو اتنا بھی بے حواس نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہو گیا ہے تو کیا کروں، دیکھوں گا کیا کہتی اور کرتی ہے۔ ویسے بھی کون سا گناہ کیا ہے، زبردستی کی صحیح، تاہم اپنی چیز تو ہے نا۔ وہ خود کو دلاسا دیتا قدرے مطمئن ہوا تھا۔ پھر بال خوب سنوار کر خاصا سنبھل کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔
کافی دیر کے بعد اس نے کچھ دیر پہلے والے لمحات کے تاثر اور اصل کو زائل کرنے کے لیے بڑا ٹھوس سا مائنڈ ورک کر لیا تھا۔ اسی لیے کچھ دیر قبل چھانے والی جھنجھلاہٹ ختم ہو چکی تھی اور بوکھلاہٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جم کر صوفے پہ بیٹھ گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے ماہرو کا آنکھوں سے ایکس رے کرنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر گلفام کے رنگوں سے سجی ماہرو کو نظر بھر کے دیکھتے ہوئے دل کی سابقہ کیفیات سے ایک دم وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ دھڑکنوں میں ویسے تلاطم آیا تھا اور اس ستاروں کے رنگوں میں لپٹی شو کیس میں سجا کر بس دیکھ دیکھ کر دل بہلانے والی گڑیا کی کنفیوژن دیکھتے ہوئے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا چہرہ پھر سے گلدنگ ہونے لگا، پلکیں بار حیا سے جھکنے لگیں۔ تو گویا اون کے دل کا بدلتا موسم ماہرو کے اندر بہاراں کر رہا تھا۔ اون نے بمشکل دل کو سنبھالا تھا۔ پھر وہ بے سبب اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جب کچھ اور نہ سوچا تو خواہی ماہرو پہ چڑھائی کر دی تھی۔ ظاہر ہے بھڑاس تو نکالنی تھی۔ کچھ دیر پہلے ابو سے جھگڑا کرایا تھا اور اب ماہرو کے ساتھ بلا وجہ ہی لڑتا تھا، جیسے چند لمحے پہلے والی جھلاہٹ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ تم اتنا بیر بہوٹی بن کے کہاں جا رہی ہو؟ اس نے خاص سے برہم لہجے میں پوچھا تھا، لیکن چاہ کر بھی اپنے الفاظ کو سخت نہیں کر سکا تھا، ورنہ تو ماہرو سے بولتے ہوئے وہ کبھی الفاظ کی سنگینی پہ غور نہیں کرتا تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ اس نے بےہودہ کہنے سے پرہیز کیا تھا اور نہ ہی اشتہاری ماڈل کہا تھا۔ آج واقعی کچھ انہونا ہو گیا تھا۔ ماہرو جیسے سنبھل کر سیدھی ہوئی تھی۔ ایسی موڈ ہوا تو ساڑی پہن لی۔ کیا کہنے تمہارے شاہانہ موڈ کے، ایسے تیار ہوئی ہو جیسے ولیمے پہ جانا ہو۔ بندہ گھر میں رہتے ہوئے کوئی گھریلو مناسب سوٹ پہنتا ہے جس میں ایزی فیل بھی کرے۔ بڑے حیران کن انداز میں وہ مشورہ دیتا ماہرو کو سخت بے ہوش کرنے پہ تولا ہوا تھا۔ اللہ خیر، کوئی طنز نہیں تھا، کوئی تانا نہیں تھا، کوئی سڑا بسا جملہ نہیں تھا۔ میں عادی ہوں اور ایزی فیل کر رہی ہوں۔ ماہرو نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا وہ بھویں سکیڑ کر بولا۔ عادی تو تم بہت سی چیزوں کی ہو اور شوقین بھی، مثلاً کیا کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ تو گویا وہ اسے آبزرو کرتا تھا، زیادہ نہ صحیح کچھ جانتا تھا۔ ماہرو کے لیے بڑا پرمسرت یہ مقام تھا، یہی کہ لوگوں کو الو بنانا، اپنی مرضی چلانا، ایکٹنگ، جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنا۔ وہ جو انگلیوں پہ گنوانے لگا تو ماہرو کا منہ اتر گیا۔ وہ نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن یہ اون بھی نہ کبھی خوش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کسے الو بنایا؟ کسی کی آنکھوں میں جوتوں سمیت گھسی ہوں؟ اس نے برے دل کے ساتھ پوچھنا چاہا تھا۔ میری؟ اون نے بھر کے کہا، اور صرف آنکھوں میں نہیں، دل میں بھی۔ اگلے الفاظ کہہ کے پچھتایا تھا۔ آنکھوں میں کیا فائدہ، دل ہوتا تو بات بنتی بھی۔ اس نے شاید اگلے اون کے الفاظ سنے نہیں تھے، اگر سنے بھی تھے تو مذاق ہی سمجھا تھا، کیونکہ اون کو بھیانک مذاق کرنے کی عادت تھی۔ یہ ابھی بھی ماہرو پہ انکشاف ہوا تھا۔ اگر دل بھی ہو تو؟ اون نے لفظ پکڑ لیے تھے۔ ماہرو کا خوش فہم دل خوش ہو گیا۔ کیا واقعی؟ اس نے ایک سرور بھری کیفیت میں پوچھا۔ اون نے فوراً پینترا بدل لیا تھا اور بڑے ہی روکھے انداز میں کہا تھا۔ اب وہ آرام صوفے پر نیم دراز ہو رہا تھا۔ لوگ مذاق پہ بھی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے ماہرو کی خوب خوش فہمی کا بھرگس نکالا تھا۔ ماہرو بھی تھوڑا سا تلخ ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا مذاق کا رشتہ بنتا ہے؟ اپنے تئیں اس نے اون کو لاجواب کرنا چاہا تھا۔ اون نے ذرا استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا اور بولا، مذاق کا نہ صحیح، ایک دوسرا رشتہ تو بنتا ہے۔ اون نے گہری نگاہ اس کے بھرپور ایمان ڈول دینے والے سراپے پہ ڈالی تھی۔ بلو ساڑی میں اس کا جگمگاتا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ لمبے کھلے بال، دل نشیں آنکھیں، دودیا سراپا، وہ ایک مکمل حسن رکھتی تھی۔ اگر کوئی اور صورتحال ہوتی تو وہ ماہرو کو شاید کبھی نظر انداز نہ کر سکتا، لیکن اب بیچ میں بہت لمبی بدگمانیوں کی خلیج کھڑی تھی۔ ماہرو کو اون تک آتے آتے بڑا لمبا سفر کرنا تھا۔ تم نے کب اس رشتے کو سمجھا؟ ہونٹ کاٹتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی۔ اور کیا تم نے کوشش کی؟ اون نے الٹا تیوری چڑھا کر پوچھا تھا۔ تم نے مجھے موقع دیا؟ ماہرو کے منہ سے بے ارادہ ہی پھسل گیا تھا۔ پھر وہ بات کر کے پچھتائی تھی، کیونکہ اون صوفے سے لیٹا لیٹا اٹھ گیا تھا۔ پھر اس کا کچھ دیر پہلے والا موڈ بدل گیا، چڑھتا غصہ ڈھل گیا، طنزیہ انداز بھی بدل گیا۔ گو کہ ہوتی یہ لمحاتی کیفیت تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ روپ بدلنے والا تھا۔ پل میں نرم ہو جاتا، پل میں گرم ہو جاتا، پل میں دھوپ ہو جاتا، پل میں بادل ہو جاتا۔ تو اب موقع لے سکتی ہو، جو تیر چلانا ہے چلا لو، میرے دل کو موڑ سکتی ہو تو موڑ لو۔ لمحہ بھر بعد وہ بڑے استہزائیہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔
यूं कि महरो का दिल कटने लगा। इस शख्स से महरो ने मोहब्बत की थी, बगैर सोचे समझे, ना अच्छाइयों से ना बुराइयों, बस इसके वजूद से। क्या इस पत्थर से सर फोड़ा था जिसके नज़दीक महरो की ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी, और वो एक मजाक समझकर इसके जज्बों को खाक धूल कर देता था। महरो को पहली मर्तबा एहसास हुआ था कि वाकई हम किसी से अपनी मर्ज़ी और चाह से मोहब्बत तो कर सकते हैं, किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, और ना ही इसे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर सकते हैं। महरो के चेहरे पे फैली अजियत को महसूस करते, इसका चेहरा पड़ते, तासुरात समझते हुए ओन ने एक मर्तबा फिर पैंतरा बदल के कहा था, तुम चंद चीज़ें क्लियर कर दो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ओन ने बालों में हाथ फेरते हुए खुद ही वैसी अजियत महसूस की थी जिससे महरो गुजर रही थी। महरो खाली खाली नज़रों से इसे देखती रही, जैसे कहना चाहती हो क्या। वो लॉन्ड्रिंग कर रही थी जब इसकी अम्मी पूरे घर में इसे तलाश करती पिछले सहन में आ गई थी। फिर इसे ओन के कपड़े धोते देखकर माथे पे बल डालते हुए सख्त खुरदरे बेजार लहजे में बोली, तुमसे अहमक कोई नहीं होगा फरीहा। ओन की नौकरानी बन के क्या तुम इस महरो को इस घर से निकाल सकोगी? और वो महारानी मॉडल गर्ल बनी, साड़ी पहने मलकाओं की तरह दंदनाती फिर रही है। तुम यहाँ मासी बनकर कौन सी कहानी रकम कर रही हो? कौन सा तमगा तुम्हें मिलेगा? अम्मी गुस्से से फट पड़ी थी। फरीहा सुनी अनसुनी करके सर्फ में शर्ट्स रगड़ती रही थी। उनका चेहरा स्पाट ही था। तुम भाई जी की औलाद, उनकी बीवी बेटी बहुओं की नौकर नहीं हो। ये काम ओन की बीवी करे तो 4 दिन भी न टिके, इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं। भाभी जी ने इसे सर पे बिठा रखा है। ओन बाहर तो यूँ जाहिर करता है जैसे इस लड़की से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन लिखवा लो मुझसे, सारी ड्रामाबाजी है। ओन ने खुद ही चक्कर चलाया होगा, तभी तो वो लड़की ओन पे फिदा है। अगर ओन मुँह ना लगाता तो कब की लानत भेजकर जा चुकी होती। शौहर के मान पे यहाँ टिकी बैठी है। अम्मी का लहजा सख्त खोलदरा और बेजार था। मेरी बात सुनो फरीहा, छोड़ो ये सब। उन्होंने ज़बरदस्ती बाल्टी इसके तसल्लुत से आज़ाद करवाई थी। अब वो झाग वाले हाथ लिए गुमसुम सी बैठी थी, हालांकि इसका जहन अब भी मसरूफ़ अमल था। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, बड़ा अच्छा रिश्ता बता रही हैं। तुम्हारे अब्बा से बात कर लूँ, फिर हाँ करूँगी। तुम कहो तो इन लोगों को बुलवा लूँ। अम्मी ने बड़ी बेताबी से फरीहा को तफसीलात बताई थी। फरीहा की बेजारी किसी तरह भी कम ना हो सकी, और बेनियाजी का भी वही हाल था। फरीहा, क्यों इस कमीने के लिए ख़ुद को बर्बाद कर रही हो? क्यों नहीं समझती कोई लड़की ऐसे किसी लड़के के पीछे पागल नहीं होती जब तक लड़का इसे सब्ज़ बाग ना दिखाए। ओन ने इसे अपनी तरफ माइल किया होगा, तभी वो घायल होकर यहाँ तक पहुँच गई। चलो मान लेती हूँ ओन ऐसा नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर तो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है ना। फिर सामने महरो जैसी क़यामत हो, ओन का दिल फिसल गया होगा। जाने इससे कैसे ताल्लुकात बना लिए होंगे। महरो ने भी मौका फराहम किया होगा, क्या पता। ओन ने टाइम पास करने के लिए महरो से दोस्ताना बनाया, सोचता होगा शादी तो तय है, ख़ानदानी लड़की से हो जाएगी, बाहर थोड़ी अय्याशी कर ले, फिर छोड़ देने का इरादा होगा। लेकिन ये अमीर ज़ादी ओन के गले पड़ गई, और अच्छा हुआ गले पड़ गई, हमारी जान छोड़ गई। हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है, बर वक्त बच गए। शादी के बाद पोल खोलता तो हम तुम क्या कर लेते। इसीलिए कहती हूँ मिट्टी डाल इस कमीने पे। अल्लाह ने तुम्हारे जोड़ का बहुत अच्छा बंदा बनाया होगा, कम अज़ कम इस ओन से 1000 दर्जे बेहतर होगा। अम्मी ने लंबी हिकायत बयान करके बेसाख्ता फरीहा का माथा चूमा था। तो खामखा ओन को हर एक के सामने सच्चा बनाने पे तुली है। अरे मर्द का क्या भरोसा, बाहर 700 औरतों से आंख लड़ा कर घर में मासूम बन जाता है। मैं तो अव्वल दो से ही जानती थी, इस सारे शर्मनाक किस्से में ओन का ही हाथ था। इतना नेक चलन था, इतना सच्चा था, तो इसे छोड़ता क्यों नहीं। वो ज़बरदस्ती इसके पीछे आई थी तो अब तलाक क्यों नहीं देता। इसका फ़र्ज़ था कि खड़े खड़े इसे घर से निकाल देता और तुमसे निकाह करता। लेकिन बात तो वाज़ेह है, ओन ने ख़ुद महरों को वरगला कर चक्कर चलाया, इससे ताल्लुकात इस्तवार किया, फिर अपने बाप के खौफ से महरों की मोहब्बत से जान छुड़वानी चाहिए, और ख़ुद ही फंस भी गया, क्योंकि महरों कोई आम लड़की नहीं जो ओन से दब जाती। डंके की चोट पे आ गई, ओन की मुराद बर आई। इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है फरीहा, वरना अपनी बीवी के साथ राज़ी बरज़ा है, खुश है। इसकी खातिर नौकरी भी कर ली और ज़बरदस्ती नौकरी पे भी जाने लगा। और ये तेरे ताया की भी कुछ चाल लगती है। बीच में ये सब मिले हुए थे, उन्होंने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया है।
और उनकी शादी जानबूझकर तुमसे तोड़वाई। इनकी नीयतों में महरों की दौलत देखकर फतूर आ गया था। अम्मी एक ही सांस में ऐसा शुरू हुई कि आखिर में हाँफने लगी। फरीहा ने टूटी खोल कर अम्मी को पानी पिलाया था, फिर ख़ुद भी पानी पीकर अंदर लगी आग को बुझाने लगी थी। इसने अम्मी की हर बात सुन ली थी, समझ ली थी, गौर भी कर लिया था। जो बात अम्मी इतने अरसे बाद अब समझ पाई थी वो फरीहा ने अव्वल रोज़ ही समझ ली थी। इसे अब्बा ने बताया था, कई मरतबा बताया था कि तुम्हारी सहेली रहमान प्लाज़ा बहुत आती है। पहले तो दिखाई नहीं देती थी, अब मुतवातर आती है। फरीहा के अपने सोर्सेज भी बहुत थे। इसे हुमा ने भी कई मरतबा बताया था, महरो तुम्हारे कज़न में इंटरेस्टेड लगती है। महरो वहाँ जाती थी या बुलवाई जाती थी। तब फरीहा इस वहम में नहीं पड़ना चाहती थी। इसके चंद दिन बाद शादी थी, सो वो वहम में क्यों पड़ती। तब फरीहा को लगता था हुमा जलन में इसे डबल माइंडेड करना चाहती है, वो फरीहा से जलती है। लेकिन ये खदशात बेबुनियाद नहीं थे, इनकी वजूहात थीं और ठीक वजूहात थीं। महरो और ऑन एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो सकते थे और वाकई हो सकते थे, क्योंकि महरो में जो सबसे बड़ी खूबी थी वो इसका बेदाग हसीन सरापा था जो किसी भी मर्द को असीर कर लेता। और ऑन अब्बास महरो का असीर हो गया था, मानता या ना मानता, तस्लीम करता या ना करता। अगर अभी तक भी मुकर्रा था तो फरीहा की बला से। वो देखना चाहती थी ऑन कब तक और कहाँ तक मुकरता है। मेहंदी वाली रात पंडाल में जाने से पहले से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी। एक ऐसी कॉल जिसकी फरीहा को ना तवक्को थी और ना उम्मीद थी, ना गुमान में था और ना ख्याल में था। कॉल करने वाली औरत शाज़मा थी, महरो की माँ। जब इस औरत ने तारुफ करवाया तब फरीहा हक्का बक्का रह गई थी। वो शाज़मा थी जो ऑन के बारे में फरीहा से कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी। ऑन कैसा है, किस मिजाज का है, तालीम क्या है, करता क्या है। फरीहा ना समझी के आलम में बताती रही। गो कि वो इतनी नासमझ नहीं थी, फिर भी अचानक कुछ कंफ्यूज ज़रूर हो गई थी। इसी घबराहट में तमाम सवालों के जवाब देती रही। फिर फरीहा के सर पे शाज़मा ने जैसे धमाका किया था। एक्चुअली ऑन हमारी महरों में इंटरेस्टेड है। महरों के लिए प्रपोजल्स की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक लड़का हमारे सर्कल में है। लेकिन महरों के डैडी किसी मिडल फैमिली में रिश्ता करना चाहते हैं। इनके ख्याल में मिडल लोग बहुत लविंग होते हैं और कदरदान भी। ऑन महरों से मोहब्बत करता है और हमारी महरों भी। अभी तक इसने प्रपोजल नहीं भेजा। एनीवे, इसका हेडेक है। ओके बाय, फिर बात करूँगी। ऑन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, सो मिल गई। अजीब पागल औरत थी, खामखा ऑल फॉल बके चली जा रही थी। और इस पागल से ज़्यादा फरीहा नादान निकली जो इस औरत की बकवास का जवाब देती रही। तब फरीहा ने इस औरत की बकवास को बकवास समझकर भूल जाना बेहतर समझा। हालांकि कोई भी बात मामूली हरगिज़ नहीं थी। पहले इसने सोचा अम्मी को बताए, फिर अम्मी की परेशानी के ख्याल से खामोश हो गई थी। बाद में इसे शाज़मा को सोचने का मौका नहीं मिला था। इसकी कज़न्स का झुरमट पहुंच गया था और इसे पंडाल में ले जाया गया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, शाज़मा की बकवास सच साबित हो गई और ऑन का सारा पोल खुल गया। इसी रात ही ऑन फरीहा के दिल से उतर गया था। इसी रात ही फरीहा ने ऑन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। गो के भूलने में, जहनी तौर पर इस सदमे से निकलने में फरीहा को बहुत वक्त लगा था, लेकिन इसने ख़ुद को मजबूत कर लिया था। एक मरतबा फिर वो पूरे कद से ज़मीन पर खड़ी हो गई थी। वो ऑन को भूल गई थी, लेकिन क्या वो अपनी ज़िल्लत को भूल सकी थी, इस तौहीन को भूल सकी थी जो ऑन और महरों ने इसके जज्बात रौंद कर की, शादी तोड़ कर पूरे ज़माने के सामने रुसवा करके की। ऑन ने और महरों ने जो भी किया बहुत बुरा किया, पूरी प्लानिंग से किया। वो महरों से 100 मरतबा शादी कर लेता, जब दिल करता शादी कर लेता, लेकिन फरीहा को तमाशा ना बनाता, कम अज़ कम शादी का ड्रामा रचा कर ना करता। साफ साफ फरीहा को महरों के मुतालिक बता देता, वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाती, इस शादी को तोड़ देती। क्योंकि फरीहा कभी भी एक ऐसे शख्स की बीवी ना बनती जिसकी यादों और दिल में इसकी सहेली का तस्वर होता या मोहब्बत होती। लेकिन जो ऑन और महरों ने इसकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया था वो भूलने वाला नहीं था। फरीहा भी वैसी गेम खेल कर ऑन को बर्बाद करना चाहती थी, रुसवा करना चाहती थी। इसने महरों की खातिर इसे बर्बाद किया था, ख़ुद महरों के साथ कैसे आबाद हो सकता था।
फरीहा इसे किस तरह से आबाद होने देती, और अम्मी कहती थी उनकी बेटी भोली है, नादान है, सादा है, और लोग इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाकर इसे नौकर बनाए हुए हैं। वो उनकी नौकरानी बनी हुई है। इसकी भोली अम्मी फरीहा की जहानत और फहम से वाकिफ़ नहीं थी। वो माहरों से ज़्यादा ज़हीन, शातिर दिमाग, अक्लमंद और चालाक थी। बज़ाहिर कम गो, संजीदा, दब्बो, लेकिन दिमाग के मामले में बहुत तेज़। माहरों को अपनी जहानत से पछाड़ने का इरादा कर चुकी थी। इसकी अम्मी के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था ओन से ताल्लुकात उस्तवा करने के पीछे क्या वजूहात थी। पहली बात, इसका एतबार और एतमाद लौटाना। दूसरी बात, इसको एतमाद में लेना, इसे माफ़ करके आला ज़रफ़ी की अजीम मिसाल कायम करना, इसकी निगाह में बुलंद और बुलंद हो जाना, ओन का भरोसा हासिल करना, इसे फिर से काबू में करना, माहरों और ओन को अलग करवाना, बड़ी होशियारी से माहरों का पत्ता काट देना। इतनी सफाई के साथ वो पुश्त में खंजर घोंप देना चाहती थी कि जिस कदर सफाई के साथ माहरों और ओन ने इसके पुश्त में खंजर उतार दिया था और पूरे ज़माने के सामने मासूम और मज़लूम भी बन चुके थे। इनसे बढ़कर होशियार भला कौन था। और अब फरीहा बाकायदा तौर पर अपनी गेम का आगाज़ करना चाहती थी, क्योंकि हालात साजगार भी थे और कंट्रोल में भी थे। ओन एक मरतबा फिर इसकी मुट्ठी में था, क्योंकि फरीहा से शादी तोड़ने के गिल्ट और शर्मसारी के फेस से नहीं निकला था, ना फरीहा इसे निकलने देना चाहती थी। वो ओन से इस वक्त हर बात मनवा लेने की पोजीशन में आ चुकी थी। ओन इसे मज़लूम भी समझता था और अपना हमदर्द भी। यूँ फरीहा को अपनी प्लानिंग फुल तरीके से हैंडल करने के लिए साजगार हालात मिल गए थे। अगर इस गेम में माहरों को मात हुई, फरीहा की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ओन इसे तलाक दे देता, तो ये फरीहा की पहली कामयाबी थी। तलाक के बाद अगर ओन फरीहा की तरफ बढ़ाता, इससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करता, तो ये फरीहा की दूसरी कामयाबी थी। और अगर ओन माहरों को तलाक देकर फरीहा तक ना भी आता, फरीहा से शादी ना भी करता, तब भी फरीहा शिकस्त खोलता तो कभी ना होती, फाते ही रहती। इसलिए कि दुनिया बड़ी वसी थी और एक ओन अब्बास पे ख़त्म नहीं हो जाती थी। लेकिन फरीहा ये नहीं जानती थी कि माहरों सरफराज के लिए दुनिया बड़ी छोटी थी और सिर्फ ओन अब्बास पे ख़त्म हो जाती थी। और कभी कभी ज़िंदगी में दराने वाला एक लम्हा पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। माहरों की ज़िंदगी में वो खुश नसीब लम्हा जगमगाता हुआ आ गया था। वो पूरी उम्र भी इस घर में ओन की बेतनाई सहते सहते गुजार देती, तब भी इस एक लम्हे की सरशारी का ख़ात्मा कभी ना होता। वो एक लम्हा जो पूरी ज़िंदगी पे भारी था, वो एक लम्हा जो पूरी ज़िंदगी पे मुहित था। वो इस एक लम्हे की अनायत पे ऐसी मुअत्तर हो चुकी थी कि इसकी जिठानियाँ माहरों से पूछ पूछ के थक जाती। माहरों, बता दो, गुलाबों में धुलकर कहाँ से आ गई हो? सना मुस्कुरा कर कुरेदती, फिर इसे छेड़ती। यारों से भी पर्दादारी। कभी मरियम हैरानी से पूछने लगती, बनारसी सुबह ने तुम पे साया कर रखा है। यह देवर जी का कमाल लगता है। इसकी हैरानगी और ताज्जुब किसी तौर पर कम नहीं होता था। और माहरों हंस हंस कर बेहाल हो जाती, गुलो गुलजार हो जाती, सरापा गुलाब हो जाती। इन दोनों माहरों पे दिलकशी का हुन बरस रहा था। कई मरतबा तो ओन भी चौंक जाता, ठिठक जाता, फिर झुंझला जाता, तुम ये पार्लरों के चक्कर लगाने बंद कर दो। ओन के गुस्से पर माहरों हैरान हो जाती, मैं तो अरसा वो पार्लर नहीं गई। माहरों सर थाम के बैठ जाती थी, या ओन भी ना, तो फिर ये वो इसके हुस्न पे कमेंट देता देता रुक जाता था। तारीफ़ करना तो गवारा ही नहीं था, बस तनकीद कर सकता था, और तनकीद बड़ी दिलजमी से करता था। ये तुम्हारा हुस्न नज़र है और कुछ नहीं। माहरों भी शरारतन इसे छेड़ने लगती, मैं तुम्हें इतनी हसीन लगती हूँ, हालांकि ये ड्रेस रात से पहन रखा है और बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला। वो भी माहरों सरफराज थी, बात की जान ही ना छोड़ती, घुमा फिरा कर जिताती। और आज तो मुंह भी नहीं धोया। इसकी आंखें जिगर जिगर करती और मुस्कुराहट होंठों से कभी जुदा ना होती। तब और झुंझला कर बाहर निकल जाता था, जैसे लाजवाब हो जाता था। वो ऐसे ही भीगा भीगा सा दिन था। मौसम के बदलते ही गर्मी का जोर टूट गया था। फिर ये बरसात के दिन थे। कभी कभी तो मुतवातर बारिश होती, रात दिन लगातार मींह बरसता था। बहुत सुहाना समा हो गया। बड़े खुशगवार दिन और बड़ी पुरसकून ठंडी रातें हो चुकी थी। डैडी को कुछ हार्ट ट्रबलिंग हुई तो शाज़मा इन्हें अब्रॉड ले जा रही थी, उनका माहाना चेकअप करवाने। जाने से पहले वो लोग माहरों के घर मिलने के लिए आए थे और डैडी हंसती मुस्कुराती हीरो की तरह दमकती माहरों को देखकर हमेशा के लिए मुतमईन हो गए थे। और जब डैडी लोग जाने लगे
तब डैडी ने ऑन की अम्मी से बड़ी सादगी भरे लहजे में कहा आप जब आएंगे भाई साहब तो ऑन का वलीमा करूँगी बहुत धूमधाम से। अम्मी के सादगी भरे लहजे में कहे गए अल्फाज पे डैडी तो मुस्कुराकर सर हिला गए थे, लेकिन शाज़मा ने अपना मखसूस खट्टा मीठा अंदाज़ अपनाकर बात पकड़ना ज़रूरी समझा था। वह नज़ाकत से मुस्कुराती बड़े अंदाज में बोली, बहन को ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे आप? 1 साल बात कर लेते, अभी तो सिर्फ 2 माह ही गुजरे। शाज़मा के मखसूस खनकते लहजे और अल्फाज पे मरियम, सना और कायनात और महरो हंस हंस कर बेहाल हो चुकी थी। तब मरियम ने सना के कान में घुस कर कहा, 1 साल बाद ठीक रहेगा, तब तक बच्चा भी अपने अब्बा का वलीमा अटेंड करने आ जाएगा। रात तक ऑन और महरो का वलीमा डिस्कस होता रहा। अम्मी शाज़मा के ताने पर सीरियस हो चुकी थी और अब जल्द अज जल्द ऑन का वलीमा करना चाहती थी, लेकिन जाहिर है डैडी के वापस आ जाने के बाद ही तकरीब हो सकती थी। बड़े हाल में हमेशा की तरह महफिल जमी थी। सब लोग ही मौजूद थे सिवाय फरीहा की फैमिली के। अम्मी और अब्बू ज़रा अलग थलग कोई गुत्थी सुलझाने में मसरूफ़ थे, बाकी सब लोग ज़रा फासले पर फुलझड़ियाँ छोड़ते ऑन के वलीमे पे तबसरे कर रहे थे। कायनात को अपने ड्रेस की फ़िक्र पड़ गई थी। सना और मरियम भी कपड़ों पे डिस्कशन करने लगी। महरो आशिर से गप लगा रही थी जब ऑन भी दफ्तर से आ गया। खासा थका थका लग रहा था। नौकरी और अपने काम में बहुत फ़र्क था। वहाँ हुक्म चलाना होता था, नौकरी में हुक्म मानना होता था। 100 अच्छे भले जॉब का शौक़ पूरा करते साहब के कस बल निकल रहे थे। ऑन के आती महफिल का रंग बदल गया था। सना और मरियम जैसे फॉर्म में आ गई। देवर जी, आपके लिए खुशखबरी है। सना ने मुस्कुराते हुए ऑन को भी गुफ्तगू में शामिल किया। हैं जी, कौन सी? क्या महरो भी अपने डैडी के साथ अब्रॉड जा रही है? ऑन ने इस अंदाज में कहा जैसे इस खबर के लिए कान तरस रहे थे। महरो का अच्छा भला मूड ख़राब हुआ था। तो मुझसे इतने तंग हो तो चली जाती हूँ, वो तो नक्कर बोली थी। मुंह पे मार देती थी। आखिर महरो सरफराज थी। धमकी क्यों देती हो? अमल करके दिखाओ। ऑन ने इसे और भी तप चढ़ाई थी। उनकी ऐसी गर्मा गर्म लड़ाइयाँ आम रूटीन का हिस्सा थीं। एक शेर था, दूसरा सवा शेर। बर्दाश्त दोनों में बिल्कुल नहीं थी। सना को बीच में मुदाखलत करके सीज़ फायर करवाना पड़ा था। फिर वो डपट कर रोब से बोली, देवर जी, आप हमेशा रंग में भंग डालते हैं, इसे उठाकर बाहर फेंकाओ। आशिर ने बड़ा मुखलिसाना मशवरा दिया था। ऑन को बाहर फेंक दिया तो वलीमा किसका करेंगे? मरियम ने आशिर को धप लगाई थी। तब उठता हुआ ऑन लम्हा भर के लिए चौंक गया था। वलीमा? इसने हैरत से हाजरीन ने महफिल को देखा था। किसका वलीमा होगा? तुम्हारा, सना ने मुस्कुरा कर बताया। लेकिन क्यों?